हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुछ नियम जो कि इलेक्ट्रॉन को कक्षकों में भरने के लिए, उनके डायग्राम बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों के अंदर भरा जाता है, वही सब की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले पाउली का अपवर्जन नियम होता है। इस नियम के अनुसार किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते हैं। चारों क्वांटम संख्याएं, मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या, चारों के मान कभी भी किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए एक समान नहीं हो सकते हैं। यदि मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान एक समान हो जाएं तो इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण जो है हमेशा विपरीत दिशा में होता है। यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाते हैं तो दूसरे इलेक्ट्रॉन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाना होगा। और यह नियम हाइड्रोजन पर लागू नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि ये नियम दो इलेक्ट्रॉनों के ऊपर लागू होता है। कम से कम परमाणु के पास दो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। अब इस नियम से क्या क्या निष्कर्ष निकलते हैं? कुछ फॉर्मूले हैं जिनके बेस पर हम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो होती है वो 2n² के बराबर होती है। यहाँ पर n मुख्य क्वांटम संख्या है। n कोश में कक्षकों की कुल संख्या n² के बराबर होती है। किसी उपकोश में कक्षकों की संख्या 2l+1 के बराबर होती है और किसी उपकोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 × 2l+1 के बराबर होती है। अब मैं एक एक करके कोश के अंदर KLMN, इनके अंदर KL के लिए n का मान यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 होता है, L के लिए 2, M के लिए 3 और N के लिए 4 होता है। कक्षकों की संख्या n² होती है। 1² 1 हो जाएगा, L के लिए 2² 4 हो जाएगा, M के लिए 3² 9 हो जाएगा, N के लिए 4² 16 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कक्षकों के अंदर 2n² के बराबर होती है। यहाँ पर n का मान 1 है तो 2 हो जाएगा, इसके लिए 8 हो जाएगा, m के लिए 18 और n के लिए 32 हो जाएगा। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। ये नियम 1925 में हुंड ने दिया था। किसी उपकोश के कक्षक के इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते जब तक कि उस उपकोश के प्रत्येक संभव कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता है। यहाँ पर उपकोश दिए हैं S और P और इनके अंदर हम इलेक्ट्रॉनों को कैसे भरते हैं वो हमें इस नियम के आधार पर पता चलता है। इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कब करते हैं, किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर S कक्षक के अंदर पहला इलेक्ट्रॉन आता है, उसको हम एक डायरेक्शन में दिखाते हैं और इसी S कक्षक के अंदर जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो उसको विपरीत एरो से दिखाते हैं। इसका मतलब होता है कि एक ही कक्षक के अंदर दो इलेक्ट्रॉन जो घूमते रहते हैं उनका जो चक्रण होता है वो हमेशा विपरीत दिशा में होता है। इसी तरीके से P कक्षक के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको कैसे भरते हैं? एक इलेक्ट्रॉन PX के अंदर आता है, दूसरा PY के अंदर आता है, तीसरा फिर PZ के अंदर आता है, चौथा जो इलेक्ट्रॉन आता है वो PX के अंदर आता है और पहले वाले इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। पांचवा जो इलेक्ट्रॉन आता है वो PY के अंदर आता है, पहले वाले इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा के अंदर होता है और छठा जो इलेक्ट्रॉन आता है वो PZ के अंदर आता है, वो इस इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। तो इसका मतलब होता है किसी उपकोश के एक ही कक्षक के अंदर जब दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में चक्रण करते हैं। हुंड के नियम के अनुप्रयोग। अभी तक हमने पढ़ा कि हुंड के नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉनों को किस तरीके से कक्षकों के अंदर भरते हैं, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन किस तरीके से कक्षक के अंदर करते हैं। जब तक कि प्रत्येक कक्षक के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आता तब तक इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं करते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि हुंड के नियम के क्या क्या अनुप्रयोग होते हैं, कहाँ कहाँ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले उपकोशों का स्थायित्व व्यक्त करने में। उपकोशों के भरे जाने के आधार पर उपकोश 3 श्रेणी के होते हैं। एक पूर्ण भरित कक्षक होता है, एक अर्धभरित कक्षक होता है और एक अपूर्ण कक्षक होता है। पूर्ण भरित कक्षक का मतलब होता है जैसे P कक्षक के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम आते हैं तो P6 जो हो गया
पूर्ण भरित कक्षक हो गया। डी कक्षक के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं, तो D10 जो है वो पूर्ण भरित कक्षक हो गया। अब अर्धभरित P कक्षक में P3 हो जाएगा और D कक्षक में अर्धभरित D5 हो जाएगा। और पूर्ण भरित और अर्धभरित के अलावा जितने इलेक्ट्रॉन P और D कक्षक के अंदर होते हैं वो सब अपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्थायी होता है वो P का 6 होगा, उसके बाद अर्धभरित होगा P का 3 होगा, और उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो सब अपूर्ण भरित होते हैं। इसी तरीके से D कक्षक में पूर्ण भरित D10 होता है, अर्धभरित D5 होता है, और बाकी के जितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं 5 और 10 के अलावा वो सब अपूर्ण भरित होते हैं। तो इन्हीं के आधार पर यहाँ हम देख सकते हैं कि जो क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो अपवाद होता है। दोनों को अपवाद के आधार पर हम व्याख्या कर सकते हैं, यानी कि हम हुंड नियम के आधार पर इस अपवाद की व्याख्या कर सकते हैं। जैसे क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24, तो यहाँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, लेकिन यहाँ पर जो 3d4 है ये अपूर्ण भरित है। अगर ये 3d5 के अंदर चेंज हो जाए तो ये अर्धपूर्ण भरित हो जाएगा, यानी कि अर्धपूर्ण भरित कक्षा जो होती है वो अपूर्ण भरित कक्षा की तुलना में ज्यादा स्थायी होती है। तो ये जो S का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये D को अर्धपूर्ण भरित कर देगा, यानी कि वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s1 3d5। इसी तरीके से कॉपर के अंदर 29 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, और जो 3d10 होता है वो ज्यादा स्थायी होता है और ये 9 10 के बिल्कुल करीब होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चला जाएगा और जो वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4s1 3d10 हो जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो हम लिखते हैं वो अर्धपूर्ण भरित और पूर्ण भरित के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनों का विनिमय करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज करते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही हो जाएंगे और ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो इसकी व्याख्या जो है, इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद की व्याख्या हम हुंड के नियम के उपकोषों के स्थायित्व के आधार पर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने में हम हुंड के नियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि Fe+2 के अंदर हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो आयरन का परमाणु क्रमांक होता है 26। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2। अब ये तो Fe का हो गया, Fe26 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हम लिखते हैं Fe+2 का। +2 का मतलब है इसमें से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे 4s के अंदर से, तो यहाँ 4s 0 हो जाएगा और ये 3d6 हो जाएगा। अब इन इलेक्ट्रॉनों को लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इलेक्ट्रॉनों की जो युग्मन है वो तब तक नहीं होता है जब तक कि सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। यहाँ सभी के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, अब इसका चक्रण जो है विपरीत दिशा में कर देंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4 आ गए। ठीक है, अब F10 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो F कक्षक के अंदर हमें पता है कितने लोग होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 आ सकते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और 9वां और 10वां, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, ये तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर युग्मित हो गए हैं, पेयर के फॉर्म में हो गए हैं। तो बचे 4 इलेक्ट्रॉन जो कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेंगे। इसी तरीके से कोबाल्ट 27 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कोबाल्ट 27 का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7, यानी कि D कक्षक के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 4s पूरा भरा हुआ है, दोनों एक दूसरे के अंदर विपरीत चक्रण कर रहे हैं। D के अंदर 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं अयुग्मित हैं, अकेले हैं, सिंगल हैं।
इसलिए इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 3। ऑफबाउ नियम। ऑफबाउ का मतलब होता है, ये ऑफबाउ शब्द जो है एक जर्मन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है रचना या निर्माण करना। तो यहाँ पर रचना या निर्माण करने किस संदर्भ में ये शब्द का मीनिंग रखा गया है या ऑफबाउ शब्द किस लिए इस्तेमाल हुआ है? क्योंकि हम किसी भी परमाणु का, किसी भी तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों के अंदर अरेंज करते हैं। एस कक्षक के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के अंदर अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों के अंदर व्यवस्थित करने का जो तरीका होता है उसको ऑफबाउ नियम के आधार पर हम व्यवस्थित किया जाता है। कैसे कक्षकों को अरेंज किया गया है, कैसे उनमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, वही हमें इस नियम के आधार पर देखना है। तो इसके आधार पर विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश उपकोषों की ऊर्जा की वृद्धि के क्रमानुसार होता है और इलेक्ट्रॉन एक एक करके ऊर्जा के बढ़ते क्रम वाले उपकोषों में प्रवेश पाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो कक्षकों की ऊर्जा की वृद्धि के क्रम में भरे जाते हैं। यानी पहले जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो सबसे कम ऊर्जा वाले कक्षक में आएगा, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले में आएगा और लास्ट में सबसे अधिक ऊर्जा वाले कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाएगा। इसी क्रम के इसी नियम के आधार पर कक्षकों की एक श्रेणी तैयार की जाती है जो कि उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा क्रम के आधार पर व्यवस्थित की गई है। सबसे कम ऊर्जा होती है 1s, इसलिए जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आएगा वो 1s के अंदर आएगा और s के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन आएगा 2s के अंदर, उसके बाद 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। यानी कि जो सबसे कम ऊर्जा होती है कक्षकों में वो 1s की होती है और जो सबसे अधिक ऊर्जा होती है वो 7p की होती है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हुए क्रम के रूप में व्यवस्थित कर रहे हैं। पहले 1s के अंदर, फिर 2s के अंदर, फिर 2p के अंदर, 3s के अंदर 2, p के अंदर 6, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब इस श्रेणी को तैयार कैसे किया जाता है उसको आप देख लीजिए जरा। यहाँ पर इस श्रेणी को बनाने की ये ट्रिक होती है। पहले हम 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, इसी तरीके से p की स्टार्टिंग 2 से होती है, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। d की स्टार्टिंग 3 से होती है, 3d, 4d, 5d, 6d और f की स्टार्टिंग 4 से होती है, 4f और 5। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू होता है। सबसे पहले इसके अंदर आएगा, फिर इसके अंदर आएगा। यानी कि ये एरो जिस कक्षकों को काटेगा, सबसे पहले यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला, इस एरो ने 1s को काटा यानी 1s के अंदर चला गया, फिर दूसरे नंबर पे 2s के अंदर चला गया, फिर इसके अंदर 2p के बाद 3s के अंदर चला गया, फिर इधर से आते हैं 3p के बाद 4s के अंदर चला गया, फिर इसके बाद 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के और अंत में इस कक्षक के अंदर आ जाता है। यानी कि सबसे कम ऊर्जा इसकी होती है और सबसे ज्यादा ऊर्जा इसकी होती है। तो इसी क्रम के आधार पर ये श्रेणी तैयार की गई है। इस श्रेणी को थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 बार लिखेंगे, आपको याद हो जाएगी। और इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सभी तत्वों का, सभी परमाणुओं का लिखना होता है। अब आता है n+l नियम। ये नियम क्या होता है? n होती है मुख्य क्वांटम संख्या और l होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या। इस नियम के आधार पर कोई नया इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में पहले प्रवेश करता है जिसके लिए n+l का मान सबसे कम होता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हमें किसी उपकोष के अंदर भरना होता है तो n+l के नियम के आधार पर भरा जाता है। यानी कि जहां n+l का मान सबसे कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले प्रवेश पाएगा। और यदि n+l का मान 2 या 2 से अधिक उपकोषों के लिए समान होता है तो नया इलेक्ट्रॉन उस उपकोष में प्रवेश करता है जिसके लिए n का मान कम होता है।
जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 1 19। 3D में इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आएगा किसके अंदर नहीं आएगा, ये हम डिसाइड करेंगे n+l नियम के आधार पर। अब देखो जरा 3D के लिए n+n का मान निकाल लेते हैं और 4s के लिए n+l का मान दोनों के लिए अलग अलग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर 3D के लिए n+l का मान हो जाएगा, n का मान यहाँ पर 3 है और l का मान d के लिए 2 होता है, तो 3 + 2 = 5 हो जाएगा। तो 3D कक्षक के लिए 3D कोष के लिए n+l का मान आता है 5 और 4s के लिए n का मान यहाँ पर 4 हो गया और l का मान s के लिए 0 होता है, तो 4 + 0 = 4 आता है। तो जहां n+l का मान कम आएगा वहां इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश पाएगा, यानी कि 4s के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश पाएगा, उसके बाद 3D के अंदर प्रवेश पाएगा। इसी तरीके से कुछ उपकोष की मैंने सारणी बनाई है। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनों को किस उपकोष के लिए किस आधार पर किससे पहले बढ़ते हैं। उपकोष 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d। अब इन सभी के लिए n का मान दिया हुआ है। 1s के लिए 1 2 2 3 3 4 3 4 5 4 4। इस तरीके से n का मान सभी कक्षकों के लिए हमने लिख लिया है। और हम जानते हैं कि l का मान s के लिए 0 होता है, यहाँ पर 0 है, p के लिए 1 होता है, s के लिए 0 हो गया, p के लिए 1 हो गया, s के लिए 0, d के लिए 2 होता है, p के लिए 1 होता है, s के लिए 0, d के लिए 2 होता है। अब n+l सबके लिए निकाल लेते हैं। 1 + 0 1, 2 + 0 2, 2 + 1 3, 3 + 0 3, 3 + 1 4, 4 + 0 4, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 5 + 0 5, 4 + 2 6। अब इन कक्षकों में हमें देखना है n+l का मान जिसके लिए कम होगा उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश पाएगा। यहाँ n+l का मान 1 है, इलेक्ट्रॉन पहले इसमें आएगा। यहाँ n+l का मान 2 है, तो इलेक्ट्रॉन बाद में इसमें आएगा। इसमें 3 है, तो इसके बाद इसमें आएगा। अब यहाँ दोनों में n+l का मान 3 हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन किसमें पहले प्रवेश पाएगा, जिसके लिए n का मान कम होगा। n का मान 2p के लिए 2 है और 3s के लिए 3 है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश 2p में आएगा। इसके बाद यहाँ पर भी n+l का मान 4 हो गया है, दोनों के लिए इक्वल हो गया है। इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश किसमें पाएगा, जिसके लिए n का मान कम होगा। और 3p के लिए n का मान 3 है, 4s के लिए n का मान 4 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले 3 के अंदर प्रवेश पाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर n+l का मान 3d 4p और 5s के लिए 5 है, जो इक्वल है, तो इलेक्ट्रॉन किसमें पहले प्रवेश पाएगा, जिसके लिए n का मान कम होगा। यानी कि पहले इलेक्ट्रॉन 3d के अंदर आएगा क्योंकि यहाँ पर n का मान 3 है, उसके बाद 4p के अंदर जाएगा क्योंकि यहाँ पर n का मान 4 है, उसके बाद 5s के अंदर जाएगा क्योंकि यहाँ पर n का मान 5 है, और 4d के लिए ये 6 है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन 4d में जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी कक्षकों में अगर आपको सारणी बनानी होती है याद रखने के लिए कि पहले इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, तो वहां पर आप देख सकते हैं n+l का मान जिसके लिए कम होगा इलेक्ट्रॉन उसी के अंदर सबसे पहले प्रवेश पाएगा। और यदि n+l का मान 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए एक समान हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें प्रवेश पाएगा जहां n का मान कम होता है। अर्धभरित व पूर्ण भरित कक्षकों का स्थायित्व। मैंने पहले भी बताया है कि जो पूर्ण भरित कक्षक होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं अर्धभरित कक्षक की तुलना में, और जो अर्धभरित कक्षक होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं अपूर्ण भरित कक्षक की तुलना में। जैसे p कक्षक के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर p कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो ये ज़्यादा स्थायी होगा p3 की तुलना में, क्योंकि p3 अर्धभरित है। इसी तरीके से d कक्षक के अंदर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो ये पूर्ण भरित है, और d5 जो है अर्धभरित है। इसी प्रकार f कक्षक के अंदर 14,
अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, F14 पूर्ण भरित है और F7 जो है अर्धभरित है। तो इसी तरीके से इन कक्षकों के स्थायित्व के आधार पर कुछ परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, कैसे हम उसको भरते हैं। जैसे क्रोमियम 24 होता है, क्रोमियम 24 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि यहाँ पर D के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो D कक्षा जो होती है अपने आप को ज़्यादा स्थायी करने के लिए अर्धभरित अवस्था में आ जाती है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन S कक्षक का D के अंदर चला जाता है, जिससे कि S1 हो जाता है और 3d5 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि D कक्षक जो होती है अर्धभरित अवस्था में ज़्यादा स्थायी होती है, और कोई भी कक्षक इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर स्थायी करने की कोशिश करता है, तो D5 ज़्यादा स्थायी होने के कारण 4s का एक इलेक्ट्रॉन D4 के अंदर चला जाएगा, तो वास्तव में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा, न कि ये। इसी तरीके से कॉपर 29 का देखते हैं। कॉपर 29 का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, यहाँ पर D के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर D कक्षक को एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये पूर्ण भरित अवस्था में आ जाएगा, और पूर्ण भरित कक्षक जो होते हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं, यानी कि D10 जो हो गया वो ज़्यादा स्थायी होगा D9 के कंपैरिजन में, D9 की तुलना में। इसी तरीके से अपने आप को ज़्यादा स्थायी करने के लिए ये D कक्षक 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन D9 के अंदर चला जाएगा, जिससे ये ज़्यादा स्थायी हो जाएगा, यानी कि सही इलेक्ट्रॉन कॉपर का ये हो जाएगा, न कि ये। तो दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख सकते हैं, अर्धभरित और पूर्ण भरित कक्षकों के आधार पर क्या होना चाहिए था और वास्तव में होता क्या है। तो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हो जाएगा और कॉपर का ये हो जाएगा। दोनों ही डी ब्लॉक के तत्व हैं और अपवाद के अंदर आते हैं। अगर आपसे इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाए तो आप ये वाला सही करेंगे, ये वाला सही करेंगे, न कि ये वाला और ये वाला। इसी तरीके से हम कुछ परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। परमाणु क्रमांक हमें दिए हुए हैं और कक्षकों को किस तरीके से भरा जाता है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरते चलेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु क्रमांक, तो इसके अंदर आ जाएगा 1s1। हीलियम का 2 होगा तो 1s2। लिथियम का 3 होता है तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो 2s के अंदर 1 आएगा। बेरिलियम का 4 1s2 2s2। बोरॉन का 5 1s2 2s2 2p1। कार्बन का 6 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4। फ्लोरीन 9 1s2 2s2 2p5। नियोन 10 1s2 2s2 2p6। अब 2p6 फुल हो गया, अगला इलेक्ट्रॉन 3s के अंदर आएगा। सोडियम 11 1s2 2s2 2p6 3s1। मैग्नीशियम 12 1s2 2s2 2p6 3s2। एल्यूमिनियम 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। और सिलिकॉन 14 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक ऑर्बिटल पूरा होने के बाद, एक कक्षक पूरा भरने के बाद अगले कक्षक के अंदर चला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से क्वांटम संख्याओं का निर्धारण। इलेक्ट्रॉनों को कक्षकों में भरने के बाद हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से उसकी पहचान कर सकते हैं, उसकी चारों क्वांटम संख्याओं का मान निकाल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाला जाता है NLX, इस तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर N जो होता है मुख्य क्वांटम संख्या होती है, L द्विघांसी क्वांटम संख्या, और X जो होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसके आधार पर कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 2s2 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें चारों क्वांटम संख्याएं निकालनी है। तो यहाँ पर 2s2 के लिए n का मान 2 निकल के आ रहा है, और s कक्षक के लिए l का मान 0 होता है। तो 2s2 को हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि 2s1 के लिए जो s होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है उसको +1/2 से प्रदर्शित करेंगे, और 2s2 के लिए s का मान -1/2 हो जाएगा। दोनों का चक्रण जो है एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन ये है, निम्न कक्षक को कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। हमें n और l के मान दिए हुए हैं और उनसे पूछा गया है कि इन कक्षकों को किस तरीके से हम प्रदर्शित करेंगे।
तो n जो होता है वो कोस के लिए होता है और l उपकोष के लिए होता है। तो l का मान s उपकोष के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। तो यहाँ पर n का मान ऑप्शन ए में 2 और l का मान 1 दिया हुआ है। तो यानी कि l 1 किसके लिए हो जाएगा, p के लिए हो जाएगा। p के लिए l का मान 1 होता है, तो ये प्रतीक जो हो जाएगा 2p हो जाएगा। n का मान 5 है और l का मान 3 है। l का मान 3 किसके लिए होता है, f के लिए होता है, तो ये 5f हो जाएगा। l का मान 2 किसके लिए होता है, d के लिए होता है, तो ये 3d हो जाएगा। और l का मान 0 s के लिए होता है, यानी कि 4s हो जाएगा। इस तरीके से हम कक्षकों को प्रदर्शित कर सकते हैं और n और l के मान दिए हुए गए हों तो। कैल्शियम 20 के 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए। तो पहले कैल्शियम 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ले लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो जो 10वां इलेक्ट्रॉन है वो 2p6 होगा। 2 2 4 और 6 10, यानी कि 10वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2p6 कक्षक के अंदर। यहाँ पर n का मान 2 हो गया, मुख्य क्वांटम संख्या 2 आ जाएगी, क्योंकि ये संख्या जो होती है मुख्य क्वांटम संख्या या ऊर्जा स्तर को या कोष को प्रदर्शित करती है। और l का मान p के लिए 1 हो जाएगा। और इस तरीके से हम कक्षक को प्रदर्शित कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, और इनके लिए m का मान -1 से +1 तक हो जाएगा। -1 0 +1 या +1 0 -1। और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए s का मान +½ और -½ हो जाएगा। इस तरीके से 10वें इलेक्ट्रॉन के लिए चार क्वांटम संख्याएं n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर -1 0 +1 और s बराबर +½ और -½ होंगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। अब जो मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाया है कक्षकों के अंदर 1s 2s के अंदर, आप उसके हिसाब से सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सहायता से अलग अलग तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याएं हम किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, किस आधार पर हमने तत्वों को कितनी कैटेगरी के अंदर बांटा हुआ है, वो ही हम सब चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर होता है वे तत्व होते हैं जिनके बाह्य कोश पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी निष्क्रिय गैस होती है 8वें वर्ग के 0 वर्ग के तत्व जो होते हैं उनकी बाह्यतम कक्षा जो होती है वो पूर्ण रूप से भरी हुई होती है। जैसे हीलियम होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2। यानी कि इसका जो s कक्षक है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर कक्षक जो है स्थायी है। इसी तरीके से नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, इन सब की बाह्यतम कक्षा जो होती है पूर्ण रूप से भरी हुई है, यानी कि ns2 np6 इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो इनकी बाह्यतम कक्षा का अष्टक पूरा होने के कारण ये न इलेक्ट्रॉन देते हैं, न लेते हैं, न किसी के साथ साझेदारी करते हैं। इसीलिए इन सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो 0 होती है, 0 होती है, क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन लेने देने की ज़रूरत नहीं होती है, इनका अष्टक पूर्ण होता है। फिर भी कुछ केस में देखा गया है कि जीनोन जो होता है इसकी आकार बड़ा होता है एवं इसकी आयनन ऊर्जा बहुत कम होती है। ये फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ मिलके कुछ तत्वों का, कुछ यौगिकों का निर्माण करता है जिनके अंदर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 +4 +6 या +8 हो सकती है। तो पहले नंबर पे हम अक्रिय गैसों की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर वे तत्व होते हैं जिनकी बाह्य कोश अपूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। इन तत्वों को हम निरूपक तत्व कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ग आते हैं? पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग और चौथा वर्ग आता है। तो इन निरूपक तत्वों की बाह्यतम कक्षा के अंदर जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो जो वर्ग नंबर होता है, जो इनकी ग्रुप नंबर होता है, वही इनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है और इनके ऊपर धनावेश होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं त्याग देते हैं अपनी बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी करने के लिए। जैसे प्रथम वर्ग के तत्व होते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, उन सब की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो हमेशा +1 होती है। दूसरे वर्ग के तत्व होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम,
इन सब की ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो +2 होती है और ये निश्चित होती है। और धनावेश इसलिए होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं। तीसरा वर्ग जो होता है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। और चौथा वर्ग होता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +4 होती है। इस तरीके से निरूपक तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था जो वर्ग संख्या होती है वही उनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अब आते हैं पांचवा, छठा और सातवां वर्ग। पांचवें में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। छठे में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। और सातवां वर्ग जो होता है हैलोजन फैमिली होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। और इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है उसको हम n-8 से निकालते हैं। n जो होता है ये वर्ग संख्या होती है, ग्रुप नंबर होता है, उसमें से 8 माइनस कर देते हैं तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था निकल आती है। अगर पांचवें वर्ग की बात करूं तो 5 - 8 = -3 इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। छठे वर्ग की बात करूं 6 - 8 = -2 इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। सातवें वर्ग की बात करूं 7 - 8 = -1 सातवें वर्ग के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। इस तरीके से वे तत्व होते हैं जिनके दो बाह्य कक्ष अपूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। ये तीसरा पॉइंट है हमारा। और ऐसा डी ब्लॉक के तत्वों के अंदर होता है। और डी ब्लॉक में हम 3 श्रेणी का अध्ययन करते हैं, 3D, 4D और 5D। ये हमारी 3 श्रेणी होती हैं, यानी कि n-1D और ns। n बाह्यतम कक्षा है और n-1 अंदर वाली कक्षा है। और ये दोनों ही कक्षा अपूर्ण रूप से भरी हुई होती हैं। तो यहाँ पर मैंने 3D श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था लिखी हुई है। आप इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझ सकते हैं। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकेल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का 30 होता है। तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पर हम देख सकते हैं। स्कैंडियम के केस में +2 +3 होती है, टाइटेनियम के केस में +2 +3 +4 होती है, वेनेडियम के केस में +2 से +5 होती है, क्रोमियम के केस में +1 से +6 होती है, मैग्नीज +2 से +7, आयरन +2 से +6, कोबाल्ट +2 से +5, निकेल +2 से +4, कॉपर +1 +2 और जिंक जो होता है +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। अब एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। हमें परमाणु क्रमांक दिया हुआ है 11, तो 11 परमाणु क्रमांक का हमें ऑक्सीकरण संख्या बतानी है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। तो बाह्यतम कक्षा जो है वो तीसरा, ये 3 n का नंबर आ गया यहाँ पर 3, मुख्य क्वांटम संख्या 3। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है। तो बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब ये प्रथम वर्ग के तत्व हो गए हैं। तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 हो जाएगी। इसके बाद Z = 10 आ गया है, 1s2 2s2 2p6 3s2। बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 हो जाएगी। और यहाँ पर परमाणु क्रमांक 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। बाह्यतम कक्षा के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा है n = 3, यहाँ पर KLM M कक्षा, उसके अंदर S कक्षा के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, P कक्षा के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं, कुल इलेक्ट्रॉन 7 हो गए। तो इसके लिए ऑक्सीकरण अवस्था निकालते हैं। ये 7वें वर्ग का तत्व हो गया है। इसके लिए ऑक्सीकरण अवस्था निकालेंगे n-8, 7 - 8 = -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कर सकते हैं। आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं चुंबकीय गुण। यहाँ पर हम किसी भी आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम ये देखेंगे कि वो आयन चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होता है या प्रतिकर्षित होता है। आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के पश्चात हम देखते हैं कि उस आयन के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं और युग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर आयन के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो अनुचुंबकीय होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो जाएगा। और अगर आयन के अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं सभी,
तो वो प्रतिचुंबकीय होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होगा। तो म्यू इक्वल टू √n इंटू n+2 से हम उस आयन का चुंबकीय आघूर्ण भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर m म्यू क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, और n जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जो कि 1 2 3 4 5 हो सकती है। और इसकी इकाई जो होती है Bm, बोहर मैग्नेटॉन होती है। चुंबकीय आघूर्ण की इकाई बोहर मैग्नेटॉन होती है। और यहाँ पर हम सबसे पहले Mn+2 के अंदर देखेंगे कि ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। तो Mn+2, Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 25, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s2। अगर मैं इसको Mn+2 की फॉर्म में लिखता हूँ तो इसका मतलब Mn के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जा चुके हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 4s कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो 3d5 4s 0 हो जाएगा, यानी कि s कक्षा के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और d कक्षा के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 3d के अंदर जब हम 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डालेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि d कक्षा के अंदर पाँचों के पाँचों इलेक्ट्रॉन जो हैं अयुग्मित हैं, अनपेयर्ड हैं, इसलिए यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएंगे, अर्थात ये अनुचुंबकीय है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो जाएगा। Cu+1 के अंदर देखते हैं कॉपर 29, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s1 ये होता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के पश्चात Cu+1 बन जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन 4s1 से निकल जाएगा, यहाँ 4s 0 हो जाएगा और 3d 10 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर d कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है और सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है, यानी कि ये प्रतिचुंबकीय होगा, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होगा। अब यहाँ पर आता है Cr+3। तो Cr का परमाणु क्रमांक 24 होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 और 4s1। और Cr+3 बनाने के बाद अगर Cr+3 का मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँगा तो यहाँ पर ये बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन d कक्षक से निकल जाएंगे। कुल हमें 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो d कक्षक से 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये 4s हो जाएगा 0, और d कक्षक से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये हो जाएगा 3d3। तो यहाँ पर d कक्षक के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हम इस तरीके से भर देंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसके अंदर 3 हो जाएंगे और ये अनुचुंबकीय हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित हो जाएगा। अब यहाँ पर O2- का हमें देखना है कि ये अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इसको हम लिख लेंगे 1s2, 2s2, 2p4। अब इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज हैं, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो 1s2, 2s2, 2p6 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डाल दिए जाएंगे इसके अंदर। तो p कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पर जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वह 0 हो जाएगा, यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होगा और प्रतिचुंबकीय होगा, क्योंकि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। इस प्रकार से हमारा ये परमाणु संरचना का अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में जल्द ही हम तीसरा अध्याय लेके आएंगे। धन्यवाद।